नॉवल शब वसल का सुरूर माफिया बेस्ड एपिसोड नंबर 8 बाय माह मुगल। रूस की सड़कें इस वक्त लोगों की चहल पहल से मसरूफ थी। रोशनी अपने अरूज पे थी, बेबाक कहके गूंज रहे थे। ऐसे में टखनों तक कातिसुर रंग की ड्रेस पहने, गहरे भूरे बालों को हल्का सा कर डाले, कमर पे भी घेरा था, एक हाथ में फैंसी क्लच पकड़ रखा था। खूबसूरत चार चक्के लोगों के बीच से गुजरती वो पूरी एतमादी का मुजस्मा लग रही थी। इसने आसपास लोगों पर नजर डाली, हर कोई अपने आप में मसरूफ था। एक जगह पर रुकते इसने अपना मोबाइल निकाला। नॉट अगेन। वो बड़बड़ाई, मोबाइल वापस रखते हुए फिर से चलना शुरू हुई। एक कैब बुक करते वो एक दरवाज़ा खोले, अंदर बैठते ही इसने हाथों पे दस्ताने पहनना शुरू किए। मुड़ के पीछे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान लबों पे आई। 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक बिल्डिंग के बाहर रुके, पेमेंट करते बाहर आई। बाहर निकली तो इसके पास एक दरमियाना सा सूटकेस मौजूद था। अपने बालों को एक तरफ करते इसने आसपास देखा, रिसेप्शन तक आई और अपनी नाजुकी दिखाते इसने वहाँ गैर मुल्की बनने की कोशिश की। आपकी आईडी पासवर्ड, वहाँ की लड़की ने पूछा। दरअसल मैं यहाँ कल ही आई हूँ, मेरा सामान मुझे एयरपोर्ट पे नहीं मिला और इसको कोई अपना समझ के ले गया है। इसने झिझक के बोला, लेकिन लड़की ने इससे ऊपर से नीचे तक देखा। आप यहाँ की नहीं लगती हैं। रिसेप्शनिस्ट ने इससे कहा, आप जानती हैं आप अभी 5 स्टार होटल में मौजूद हैं, आपको कहीं और जाना चाहिए था, हम आपको रूम नहीं दे सकते। रिसेप्शनिस्ट ने इसको मुस्कुराते इनकार किया। बस एक रात की ही तो बात है, मैंने रिपोर्ट करवा दी है, मुझे 1-2 दिन तक सामान मिल जाएगा, पेमेंट मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे प्लीज़ आज की रात यहाँ रुकने दें। इस इलाके में किसी को नहीं जानती और रात भी काफ़ी हो गई है। इसने मासूम बनते हुए रिसेप्शनिस्ट को कहा। मैनेजर का नंबर डायल करते लड़की ने इसको इंतजार करने का कहा ताकि वो खुद मामला देख ले। नाजुकी चाल चलते हुए टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पे बैठ गई। लॉबी की दूसरी तरफ 3 आदमी सूटेड बूटी मौजूद थे जो इसको गौर से देख रहे थे। उनके चेहरों पे, हाथों पे, गर्दन पे टैटू तक मौजूद थे। जी मोहतरमा, एक आदमी इसके साइड पे आते हुए बोला, जिसपे वो नासमझी से देखने लगी। सॉरी, इसने उलझन से पूछा। आपको क्या मदद चाहिए? इसने इंग्लिश में बात करना शुरू की। मुकाबिल ने चेहरे पर स्माइल पास की। मुझे आज रात का स्टे चाहिए, मैं आपकी पेमेंट मुकम्मल कर दूंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। वो खड़े होते हुए बेबसी से बोली तो मैनेजर ने सर इस बात में हिलाया। आपके पास आपका मोबाइल वगैरह? मैनेजर ने इसकी तैयारी देखते पूछा। नहीं, वो भी चीज़ें में गुम गया है, मैं यहाँ की एक ऑफिशियल पार्टी के सिलसिले में आई थी, ये सब उन्होंने अरेंज किया था, मैं पुलिस स्टेशन से सीधा यहीं आई हूँ। इसने यकीन दिलवाने वाले के लिए जल्दी से बोली और अपने कपड़ों की जानिब इशारा किया। अगर रात ना होती तो मैं यहाँ हरगिज़ ना आती। अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि इन दोनों आदमियों में से एक आदमी चलकर इसके पास आया। कोई मसला हुआ है क्या? वो मुस्कुराकर पूछने लगा तो मैनेजर ने इसको सारी बात बताई। ये कोई इशू नहीं है, वो भी एक खूबसूरत लड़की के लिए आपको इनकी हमारी तरफ से बुकिंग कर दें। लड़के ने मैनेजर से संजीदगी से कहा और पेमेंट के लिए अपना कार्ड इसको थमाया। वो फौरन थाम गया। कार्ड? आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मैं कहाँ जाती। कार्ड थामते मशकूर हुई बोली। ये थैंक्स आप हमारे बॉस को कीजिएगा, उन्होंने ही आपके लिए रूम बुक किया है। लड़का इतना कह के चलने का इशारा करने लगा। इसने झुक के अपना सूटकेस उठाना, लेकिन लड़का थाम गया। लिफ्ट में अंतर उठते ही इसके तासुरात संजीदा हुए थे। अपने फ्लोर पर आते इसने शुक्रिया अदा किया। भाई बन के इसके रूम तक छोड़ने आया था। की कार्ड स्वाइप करते इसने सूटकेस थामा, सीधे हाथ से दस्ताने को मुंह में लिया और उसको उतार के अंदर बढ़ गई। आदमी ने अपने इसके दस्ताने उतारते हुए इसका बाजू देखा जहाँ पे एक टैटू मौजूद था। वो इसका टैटू पूरा नहीं देख पाया था। तभी अंदर जाते हुए उसने अपना स्वीट का जायजा लिया। छोटा सा लिविंग रूम, बाथरूम, बेड और एक छोटा सा किचन एरिया मौजूद था, लेकिन वहाँ बस कॉफ़ी मेकर और जार सी रखे थे। इसको मालूम था कि इस रूम में इसको मिल जाएगा, तभी प्लानिंग के तहत यहाँ आई थी। सबसे पहले इसने सारे सूट को ठीक से चेक किया, पर्दे बराबर कराए, अपना सूटकेस खोला और इसमें से अपना लैपटॉप निकाला। अपना मोबाइल इसने अभी तक स्विच ऑफ कर रखा था। लैपटॉप ऑन होते ही इसने अपने मेल चेक की। किसी टाइम टेबल का चार्ट मौजूद था, साथ लोकेशन भी मौजूद थी। आज रात इसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। दामिर और रेहान को बिना बताए वो घर से निकली थी। डार्क वेब खोले, मजीद डिटेल्स देखने के साथ ही लियाम को स्काइप पे कांटेक्ट किया। मोबाइल तो ऑन करो, कभी किसी के रब्ता करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लियाम ने मालूमात देने के बाद नाराज़गी से कहा, कर दूंगी कुछ देर तक। लापरवाही से बोली। बालों को कलर करवाया है? लियाम ने इसको संजीदा देखते कहा। इसके बाल स्याह थे, अभी गहरे भूरे और हल्के कर्ल्स के साथ। इससे पहले कि हिना जवाब देती, दरवाज़ा पर नॉक हुआ। जल्दी से अपने ग्लव्स पहनते वापस इसने लैपटॉप सूटकेस में रखा और दरवाजे तक कई हल्का सा खोला। वही टैटू वाला आदमी हाथ बांधे खड़ा था। हना ने जबरदस्ती की मुस्कान से जायस को देखा। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, इसने पैगाम दिया। मुझसे क्यों? चेहरे पे हैरानगी लाए पूछा। ओके, तो ये प्लान से हटकर हो रहा था। इसने अपने दिल में सोचा और आदमी को बताया कि अपने मेहमान से मिलना चाहते हैं। बस जाना जानती थी ये कितना मिलना होगा। सब करते इसने हामी भर ली। अंकल मैक्स को मालूम होता वो कहाँ पर थी तो खुद इस तक पहुंचते, इसका कत्ल कर देते। एक पल को इसका दिल घबराया, फिर हिम्मत करते वो रूम से बाहर आई। इसने लैपटॉप को लात लगा रखा था और शीट बैग में सिर्फ टी शर्ट ट्राउजर ही मौजूद था, तो इसकी टेंशन की बात नहीं थी। ब्लैक हेड पहनते वो बाहर आई, इसके साथ चलने लगी। लिफ्ट में जाते ही इसने वीआईपी सेक्शन प्रेस किया। ऑफ कोर्स इसका बॉस स्वीट किसी सीट में रहने वाला नहीं था। लेफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों एक लग्जरी स्वीट के बाहर रुके। इसने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आके, इसने दिल में सोचा। अचानक एक स्लाइड डोर खुला और 35 साल मर्द वहाँ से इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसकी गर्दन का, इसके चेहरे का आधा हिस्सा भी टैटू से भरा हुआ था। इस वक्त वो ब्राटवा के हेड के सामने मौजूद थी, होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाए बैठी थी।
ऐसा कभी भी ना होता कि वो उसके एहतराम में खड़ी होती। माई सेल्फ साशा। इसने हाथ आगे बढ़ाया। हना ने एक नज़र इसके हाथ को देखा, फिर इसके चेहरे को। वो एक अजीब मखलूक लग रही थी। इस वक्त सर पे छोटे बाल टैटू से भरा हुआ था। ज़रूर इसका पूरा जिस्म भी ऐसा होगा। हना ने एक सेकंड के लिए अपना हाथ इसके हाथ में रहने न दिया और वापस खींच दिया। रोज़ फ्रांसिस, सुना है यहाँ यहाँ पे मेहमान हैं आप? इसके सामने ही बैठकर अपनी नज़र इस पे जमाए पूछा। हना ने इस बात में सर हिला दिया। बताया था मुझे मैनेजर ने कि क्या मसला पेश आया। मुझे बिला झक बता सकती हो, थोड़ी देर में ही तुम्हारा हल हो जाएगा सब कुछ। साशा इसे पहचानता नहीं था क्योंकि दुनिया वालों के वो एक एसोसिएट थी। कहाँ से आई हो तुम? साशा की नज़रों में खवासा चमक रही थी। हना ने यहाँ ना अपने आप को कवर कर रखा था। मैं फ्रांसिस हूँ, फ्रांस से आई हूँ। पार्टी अब तो रोज़ हुआ करेगी। वो जोमैनी से बोला कि हना ने ना समझे से इसको देखा। एक्चुअली मैं थकी हुई हूँ तो आराम करना चाहती हूँ। इससे पहले साशा मजीद कोई बात कहता हना खड़ी होती बोली। साशा फिर खड़ा हो गया। और आपने मेरे रूम अरेंज किया इसके लिए बहुत थैंक्स। इसकी कोई बात नहीं, जब तुम चाहे यहाँ रह सकती हो, कुछ भी हो कोई नहीं तुमसे पूछेगा। जाओ मैम को छोड़ो रूम में, इसने गार्ड से बोला और हना को लिफ्ट तक ले गया। हना की इनर फीलिंग क्या रही थी कि वो फर्स्ट पर 3 हरफ भेजते हुए अपनी स्वीट की जानिब चली गई। हमारे बास को तुम पसंद आ गई हो। टूटी फूटी अंग्रेजी मार रहा था जिसमें हना आंखें घुमा के रह गई। अगर वो पब्लिक प्लेस में ना होती तो जरूर इसको मजा चखाती, लेकिन मुझे तुम ज्यादा अच्छे लगे। वो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही हना ने इसको एक आंख मारी और बाहर निकली। जब किसी की बात सुनते वो गार्ड जैसे सदमे में ही चला गया। हना ने जानबूझकर इससे अपना एक दस्ताना उतारा जिससे इसकी कोहनी के पास बना टैटू वाज़ेह हुआ। बगैर दस्ताने वाले हाथ को वो होंठों तक ले गई और एक फुलांग किस इस तक उछाली। नमस्कार और आरती मुस्कुराहट ले वो अपनी स्वीट में दाखिल हुई। जैसे ही हना स्वीट में दाखिल हुई वहीं गार्ड इसके बाजू तक देखा। वो टैटू वाज़ेह था, एक खंजर। लड़कियां भी अजीब टैटू बनवाती हैं। खबासे से मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा। अगर वो जान लेता है ऐसा टैटू किसने बनवाया था, इस बारे में अपने ख्याल जहर में ना लाता। लाइट बंद थी जबकि वो जाने से पहले से ही छोड़ के गई थी। रूप फिर बंद में कैसे हुई? एक तो स्टार्ट हो रहा था, फिर उलझन अलग से हो रही थी। इसने लाइट्स ऑन की और कमरे की तरफ बढ़ी। वहाँ भी अंधेरा था। लाइट को जलाते इसने नज़र सामने बेड पे गई जहाँ वो अपना सूटकेस रख के गई थी, लेकिन अब तक चीख बरामद हुई। इसने सख्ती से आंखें नीचे खुद को संभाला, फिर गहरा सांस बनाया। हेलो मलेश का इसका एक क्लच था। मैं वो चालते इसने सुकून से कहा कि उस गुस्से की लहर हना की दिशा में सराहत करेगी। मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या कर रही हो? रेहान ने ग्रे आंखों में इस टकाई और गुस्से से पूछा। तुम्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, हना सर्द लहजे में बोली। मुझे इसी दिल से समझ जाना चाहिए था कि तुम कौन हो। क्लच को इस फोन से दूर रखे वो सुकून से बोला। हना को पता था कि वो उसका जरूर पीछा कर रहा था। हना इसकी खामोशी से घूरने लगी। जब रेहान एक चुस्त से उठता इसके तरफ आया, उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है मलेश का, लेकिन मैं अपनी मलिकियत किसी दूसरे के नकाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मुझसे जुड़ा कोई शख्स खुद को मुसीबत में डाले। हना ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। मैं तुमसे जुड़ी नहीं हुई, मत भूलो कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी उठी हुई टोली को देखकर रेहान ने चेहरे पर मानी खेस मुस्कुराहट आई। ताल्लुक होता तो ये फासला कब मिटा चुका होता। ये भी दूर नहीं है। हना ने इससे फासला बढ़ाते इससे सीने पर हाथ रखते इसको धक्का सा दिया तो खुद अपनी चीजें देखने लगी। रेहान दोबारा से नींदराज हो गया। ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं बाल। वो जरूर इसके बालों पर तबसरा कर रहा था। लैपटॉप खोले कुछ चीजें देखने लगी। इसने सब कुछ वाइंड अप किया। अपना सूटकेस यहाँ पे छोड़ा जिसमें ट्राउजर शर्ट मौजूद थे। इंतजार करना हो सकता है। काले बालों वाली रात चलती यहाँ भूल के रास्ता भूल के यहाँ आ जाए तुम्हारी रात रंगीन करने के लिए। हना ने इसको देख के तंज किया। इतनी फिक्र हो रही है तो तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाती? खुद की तरह मुझे घटिया मत समझो। हना ने बिना डरे कहा और अपना बाजू छुड़वाया। रहे आ जाता था वो इस बात को जानबूझ के कह रही थी। अगर इसने दोबारा तुम्हारी तरफ देखा भी है तुम्हारे सामने गई तो वो तो अपनी जान से जाएगा, लेकिन तुम को मुझसे बचा नहीं पाओगी। है ना समझ गई थी। रियान जान गया था साशा इसने इसको देख लिया था। इससे मुलाकात हुई, धमकी दे रहा था, लेकिन इसकी धमकी का नहीं सोचना था। इसको भी जाना था। रिसेप्शन पर लड़की बदल चुकी थी, तभी इसको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो वहाँ से गई और आगे जाके गली में देखकर गाड़ी नजर आई, लेकिन इसकी मुस्कुराहट से बढ़ गई जब इसके पास इसने रेहान को देखा। इससे पहले यहाँ पहुँच रहा था जिन था या इंसान। 1 घंटा वो अपनी गाड़ी के बोनट पे चढ़ा आंखें मूंदे नींद रास्ता। इस वक्त एक गोदाम के बाहर मौजूद था। तवक्का के मुताबिक इसको इनाम। हना ने वही जुमला कहा जो वो शुरू से कहती आ रही थी। मेरे काम में दखल अंदाजी न करो, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। सर के नीचे बाजू टिकाए रेहान ने गन से निकालते अपने सीने पर रखी। हना के बाहर आने का इंतजार करने लगा। हना कुछ ही फासले मौजूद थे। इसके पीछे 2 लड़कियां थी। रेहान तेजी से आगे बढ़ा, हना को कवर किया। दमीर को अगर मालूम होता रेहान इसके बगैर लड़ने आया है तो वो खुद इसका गला अपने हाथों से बता। यहाँ आदमी दो ही आदमी बचे थे। हना के पास गन नहीं थे। रेहान ने 2 आदमी को निशाना बांधा कि जब गोला सॉरी लेकिन मेरी यहाँ दखल बंद थी। इसने आंख दबाते हुए कहा थैंक्स। हना बोली हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, लोग कभी भी यहाँ से आ सकते हैं। एक के बाद एक नाशे गिरी थी। यहाँ आने से पहले ही रेहान बाहर गार्ड्स का सफाया कर चुका था। लड़कियों गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाते खुद पैसेंजर बीच सीट पर बैठ गई। लियाम के जरिए इसको खबर मिली थी कि एक और नीलामी हुई है जिसमें बराटवा के हेड में 2 लड़कियां दी गई थी जो 20 से 25 साल की उम्र की थी। साथ में इसको ये भी बताया गया था कि सच आज की रात इसी शहर में रुकने वाला था। गालिबन लड़कियां भी यहीं पे थी, लेकिन किसी और जगह। इसको जगह का मालूम करना था। वह खतरनाक तंजीम का बास था। इसको यहाँ तक पहुँचना था। हना जानती थी साशा बराटवा का हेड था। साशा के कमरे तक जाते इसने गार्ड्स को कहते सुना था कि लड़कियां कहाँ रखी थी, तभी इसको फायदा हुआ था। इन्हीं ख्यालों में खोई थी जब रेहान ने झटके से गाड़ी रोकी और एक नंबर डाल किया। कुछ सेकंड में ही आदमी बाहर आता हुआ दिखाई दिया। गाड़ी किसी सोसाइटी के में आके रुकी थी। तुम दोनों को कल यहाँ से एक
तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाएगा। रेहान ने पीछे लड़के देख के कहा, ये मेरा नंबर है, अगर कोई भी गड़बड़ है तो बिना झिझक मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आ जाऊँगा, फिक्र नहीं करो। इसके साथ इसकी बीवी भी रहती है, रेहान ने हौसला देते हुए कहा। एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ रूसी औरत रेहान ने इसका तारुफ कराया। वो एक रूसी औरत थी, उसकी बीवी थी। हना इसकी वजह से मुतमईन हो गई थी। दोनों गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट की। इसके हाथ में चाकू था जिस पर खून लगा हुआ था। अपनी रेड ड्रेस से इसको साफ कर रही थी। अपनी टांग पे कपड़ा हटाया जहाँ से इसने शॉर्ट टाइट्स पहन रखा था, इसमें हर्डल मौजूद थे। चाकू को इसने सेट किया और बाहर देखने के लिए। अब स्ट्रेस हुई थी, लड़कियां साथ थी। मुझे वापस होटल छोड़ दो, याद आने पे हना ने कहा, लेकिन रेहान ने अनसुना कर दिया। तुमने सुना नहीं, मुझे वापस होटल में ड्रॉप करो। हना इसकी जानिब गुस्से से देख के तेज लहजे में बोली, डोंट यू डेयर, अगर तुम्हारी इस हवा की वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे तो ऐश्वर्य में तुम्हें बहुत पछताओगी। रेहान दहाब, हना ने इसका पूरा नाम लिया। मुझ पे अपनी दोन से माना बंद करो, तुम्हारा ये जोर मुझ पर बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। हना ने इसकी गिरफ्त में मचलते हुए बोल दी। वो आगे कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। रेहान ने इसको धमकी दी, एक औरत की मर्जी के बगैर इसको अपने पास रखोगे। हना ने तंजिया कहा। रेहान ने हल्के से नफी में सर हिलाया और उसको मजीद अपने करीब किया। हमारी शादी मुतवक्का है, इससे भागने कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इसको कबूल करो वरना दूसरी सूरत में तुम्हें पता है क्या होगा। रेहान ने इसके कानों से कोशिश करते कहा, फिर इसकी गर्दन और बाजू को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते इसकी आंखों में झांका जहाँ गुस्से की लहरें मौजूद थी। मैं दूसरे रास्ते को बखूबी चुन लिया, यानी वो इस पे मौत को तरजीह दे रही थी। खतरनाक तासरा से जाए वो इसको घूरने में मसरूफ था। जो लापरवाही थे कंधे चुका के रेहान ने गाड़ी सीधा घर की राह डाल ली। लेट्स फाइट, डू और डाई। घर में दाखिल होते ही हना इसके मुकाबले आती हुई बोली। इसके बुरे भले की भी धुर चुकी थी, हाथों में दस्ताने भी गायब थे, चेहरे पे एक खराश की लकीर थी। खाना का अंदाज चैलेंजिंग था, इसको लड़ने की दावत दे रही थी। शादी के महादेव पर फिरना भी मौत के मुताबिक था। इसकी बात से वाज़ेह था कि वो किसी भी सूरत की शादी नहीं करने वाली थी। रेहान ने साख्ता हंस दिया, चलो साथ मरते हैं। वो आंख दबा के बोला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेबी। रेहान हंसते हुए बोले, इससे जीत नहीं सकती थी चाहे वो कितनी ही ट्रेनिंग लेकर आई हो। रूम की तरफ जाने लगा। जब इसने एलिना के कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए देखा, वो माने के सब मुस्कुरा दिया। रात के जाने कौन सा पैर था जब इसकी आंख खुली। अलीना गैर आरामदा थी, वो करवट में लेटी थक चुकी थी शायद। दमीर इसके गिर्द बाजू हटाते हुए सीधा हुआ, है अलीना तुम ठीक हो? अलीना के माथे पर बल देखते इसने पूछा। वो डर रही थी, इसने गाल तब वो भी रो देने को थी। प्रिंसेस। दामीर ने इसको जोर से पुकारा। अलीना ने अपनी आंखें खोली, एक दो गहरे सांस भरे। दामीर। अलीना ने इसको पुकारा, क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब दिखा था? मैं भाग रही थी, कोई था मेरे पीछे। अलीना ने खौफ से कहा, मैं इधर ही, तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारे पीछे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचने से पहले ही वो इंसान अपनी जान से जाएगा। दामीर ने नरमी से इसको अपने साथ दबाया। अलीना ने एक बाजू इसके गिर्द लपेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो रोने के दरमियान बोली। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं रोने की जरूरत नहीं है। दामीर ने इसको नरमी से कहा। वो दोबारा नींद में जाने लगी। वो इसके बाल सहरा रहा था। इसके नींद में जाते ही दामीर ने नरमी से इसका सर तक पे रखा। वो दूसरी साइड पे आ गया। खुद लेटते इसने जैसे कि अलीना के करीब करना चाहे, इसकी आंख खुल गई, यहाँ आ जाओ। दामीर ने इसको बाजू पे सर रखने का। वो झिझकी, फिर इसकी आंखों में देखा। वो चमक वो आंखों दामीर की आंखों में पहली बार देख रही थी। इसका कसरती बाजू देखते कतराई। फिर शायद ही कभी इसने किसी से बात करते हुए इतने प्यार और नरमी लहजा दिखाया हो जो अलीना से बात करते हुए दिखाता था। ये सच था, वो अपने लहजे में प्यार लाने की कोशिश करता था। अलीना समझे वो उससे वाकई प्यार करता था। हना जानती थी वो ठीक से नहीं सो पा रही थी, लेकिन अब दामीर ने फैसला किया था अलीना इसी के साथ इसी कमरे में रहेगी। वो इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। क्या मैं वाकई इससे खुद से दूर नहीं करूँगा? इसने सोचा। खुद से इस्तफसार किया। हल्का सा सर झुकाया। इसने अलीना को देखा। आखिर वो कैसे इस दुनिया में आ गई थी, शैतानों की दुनिया में, जहाँ बात भी गोली और पैसे के दम से की जाती थी। वो उसको हाथ इसलिए बनाया गया था। वो एक मासूमियत का मुजस्मा थे। कुछ ही हफ्तों में इसकी जिंदगी बदल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। हना एक दफ़ा भी अलीना को देखने नहीं आई थी। शायद उसको मालूम था कि दामीर अलीना के पास है। यही सोचते हुए दामीर ने अलीना को वापस तकिए पर मुंतकिल किया। खुद अपनी शर्ट पकड़कर रूम से बाहर निकला। कमरों की राहदारी से बिल्कुल सामने लिविंग एरिया था जहाँ पे हना और रेहान की बातों की आवाज़ आ रही थी। ज़रूर कुछ घटिया सोचा हुआ इसने। वो बड़बड़ाता अपनी शर्ट पहनने लगा। रेहान के करीब चला आया। मैं पूछ सकता हूँ तुम दोनों कहाँ थे? दामीर ने इसके चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, तुम नहीं पूछ सकते, रेहान ने दबाया। हम जहाँ भी थे, लेकिन तुम्हें तो फ़ायदा हुआ ना, रात तो अच्छी गुजरी ना मेरे बगैर। रेहान ने इसको संजीदगी से देखा। इशारा इसका अलीना के रूम से बाहर निकलने का था। वो डरी थी इसलिए अकेले। दामीर ने खुद समझ आई कि वो इसको वजाहत क्यों दे रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा, रेहान ने सफाई से हाथ बुलंद करते हुए कहा। हना साशा से मिली थी यार। दामीर कुछ और पूछा। रेहान ने खुद इसको बताया। साशा से क्यों? इस बात पर झटका ही लगा था दामीर को। साशा का ऑक्शन में 2 लड़कियां मिली थी, इसकी खबर सुन के चली गई थी वो। मैक्स इस बात को जानने के बाद हंगामा करेंगे। क्या साशा जानता है हना कौन है? दामीर ने इसके बराबर बैठते हुए कहा। इतनी तो अक्लमंद है, अपनी शनाख्त छुपा के गई थी वो। साशा जैसे खबीस इंसान से कुछ भी धोखा की जा सकता है, तो संभल के रहना होगा, दामीर ने कहा। इसकी लड़कियां गायब हुई हैं, वो इस बात से खामोश नहीं रहने वाला। हंगामा जरूर जाएगा। रेहान उठते हुए बोला, तुम भी जाओ, आराम करो, कुछ देर बाद मुलाकात होगी। जाते हुए वो भी दामीर को छेड़ता हुआ ना बोला, जिस पर वो सरदार भर के रह गया। जारी है।